नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। पीएम मोदी ने बीजेपी हेडक्वार्टर में संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान उनके साथ मंच पर गृह मंत्री अमित शाह, मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रहीं। और साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि उनकी राय में देश में केवल 4 जातियां हैं: युवा, महिलाएं, किसान और गरीबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम एक राष्ट्र, एक चुनाव के विचार को साकार करने का संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। बीजेपी यूसीसी को भी देश हित में उतना ही जरूरी मानती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विकास की भी विरासत भी और साथ ही साथ उसके मंत्र और विश्वास पर वो बात करती है। हम पूरी दुनिया में तिरुवल्लुवर और कल्चरल केंद्रों का निर्माण करेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि दुनिया की सबसे पुरानी तमिल भाषा हमारा गौरव है, ये भी पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा। भाजपा ने मैनिफेस्टो की सूचिता को फिर स्थापित किया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस निवेश से नौकरी पर भी है। इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों पर बहुत जोर दिया गया है। भाजपा ने गरीब कल्याण की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है। मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोषण युक्त हो और उसके मन को संतोष देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो। यानी पेट भी भरे, मन भी भरे और जेब भी भरा रहे। साथियों, जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूजता है और यही सबका साथ सबका विकास का भाव है और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है। हम गांव की पूरी अर्थव्यवस्था को संपूर्णता में देखते हैं। इसलिए खेती हो, पशुपालन हो, फिशरीज हो, सबको सशक्त कर रहे हैं। ये भाजपा ही है जो किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में हमारे पशुपालक भाई बहनों को, हमारे मछुआरे भाई बहनों को जोड़ा है। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ भी देश के 10 करोड़ किसानों को आगे भी जारी रहेगा। वहीं इस पर एक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित लाइव जुड़ गए हैं। पवन, घोषणा पत्र को लेकर अब तमाम तरह की बातें जो है बीजेपी के सामने से आ रही हैं और वो बोल रही है कि संकल्प पत्र है, बाकी पार्टियों से अलग है। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आपको बता दें क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस संकल्प पत्र में अगले 5 वर्ष का खाका तैयार किया गया है। इस संकल्प पत्र में सभी जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र
इन सबको समाहित किया गया। जैसा कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो संकल्प पत्र जारी करने के बाद में इसकी खूबियों के बारे में बताया गया, तो उस पर जिस तरह से जो फोकस किया गया है, जिन चीजों को लेकर के फोकस किया गया है, जिन चीजों को ध्यान में रखते हुए संकल्प पत्र बनाया गया है, जिसपे दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि जब 2047 तक का जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का देश को विकसित राष्ट्र बनाने का, उसमें ये कारगर साबित होने वाला है। हमारे साथ यहाँ पर उत्तराखंड में हम इस समय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है और यहाँ पर कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इन लोगों से जानने की भी कोशिश करते हैं कि इनको कैसा लगा भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र। जी आपका क्या नाम है? संजीव वर्मा। जी वर्मा जी, ये बताइएगा आपको ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र कैसा लगा? देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें अच्छी बात यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको संकल्प पत्र बोला है, घोषणा पत्र नहीं बोला। घोषणा झूठी हो सकती है किंतु संकल्प का मतलब होता है कि हमने उसको साकार करना है। और जिस तरह से 70 साल के जो बुजुर्ग हैं उनको वो तमाम ऐसे, तो चाहे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग और किसी भी आय कि उसमें हो, निम्न, मध्यम से उच्च, सभी को 5 लाख रुपए तक का जो मेडिकल कवर देने की घोषणा हुई है, जो संकल्प हुआ है, मैं सोचता हूँ जो पूर्व में भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता के साथ जो वायदे किए वो पूरे के पूरे साकार हुए हैं और जो भी उन्होंने देश को गारंटियां दी वो पूरी हुई हैं और आगे भी मोदी जी की गारंटी पर पूरा देश विश्वास करता है और ये भी विश्वसनीय होगा। बिल्कुल भारती, जिस तरह से संजीव वर्मा जी बता रहे थे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी गारंटी दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के जो शब्द है, जो गारंटी की जो जिन चीजों की गारंटी दी है जनता को, उनको संकल्प पत्र में समाहित किया गया है। इस पर जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र पर ही अपनी मोहर लगाने वाली है। और भी लोग हैं, तो भाई साहब आपका क्या नाम है? माणिक शर्मा जी। शर्मा जी, आप किस तरह देखते हैं इस संकल्प पत्र? जो पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी करा था, उसमें से अपने काफी काम जो हमने देखे हैं, लगभग 90 से 92% काम पूरे हुए हैं। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है उसमें सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अगर हम देखें, चाहे आप कनेक्टिविटी का हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे खेल कूद का हो, उस पर भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। सड़कें, हमारे को पता है कि पहले कितने किलोमीटर डेली बनती थी, आज 37 से 40 किलोमीटर डेली हाईवेज बन रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर को देख अगर हम उत्तराखंड के लिहाज से अगर शर्मा जी बात की जाए तो क्या इसमें खास है आपको लग रहा है? उत्तराखंड के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, जो कि माननीय मोदी जी ने अपने संकल्प पत्र में हमारे भाजपा ने बताया, दिख रहा है कि टूरिज्म को जिस तरह से वो आस्था और संस्कृति से जोड़ करके बढ़ावा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर हमारा धार्मिक टूरिज्म है, रिलीजियस टूरिज्म है, उसको उसी हिसाब से आगे बढ़ाएंगे। और पूर्व में भी उत्तराखंड के लिए, केदारनाथ धाम के लिए, बद्रीनाथ धाम के लिए और हमारे हेमकुंड साहब के लिए जो भी व्यवस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा करी गई है और वहाँ कार्य अभी प्रगति पर है, उसको देखते हुए लगता है कि उत्तराखंड जैसे छोटे पर्वतीय क्षेत्र के लिए, जहाँ पर की रिलीजियस टूरिज्म एक बहुत बड़ा हमारा आर्थिकी का, हमारे यहाँ के इकोनॉमी का हिस्सा है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे वो प्रधानमंत्री की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की हमारी मोदी जी की सरकार हो, कार्य कर रही है। तो भारती, जिस तरह से इनका कहना है कि जो उत्तराखंड के लिए भी, जो टूरिज्म के लिए जो उसमें प्रावधान किया गया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बात की गई है, जो स्वास्थ्य की बात की गई है, जो शिक्षा की बात की गई है, जो दलितों की बात की गई है, जो पिछड़ों की बात की गई है, जो आदिवासियों के लिए जो प्रावधान किया गया है, उन सब से उत्तराखंड को भी लाभ होने वाला है। जी वैसे आपका क्या नाम है? तेजराम सिंबल। जी सिम्मल जी, ये बताइएगा, क्योंकि आज बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जारी किया गया है, तो उसमें जो धामी सरकार के द्वारा उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया गया, उसको भी संकल्प पत्र में रखा गया है कि देश में धामी सरकार, जो मोदी सरकार जब बनेगी तो पूरे देश भर में यूसीसी लागू किया जाएगा। नकल विरोधी जो कानून बनाया गया है धामी सरकार के द्वारा, उसको भी संकल्प पत्र में रखा गया है। जो लखपति दीदी बनाने की योजना चल रही है, उसको भी संकल्प पत्र में रखा गया है। इसको किस रूप में देखते हैं?
जो भाजपा का संकल्प पत्र जारी हुआ है उसमें समाज के सभी वर्गों का जो सुझाव आमंत्रित किए थे पार्टी ने और वो समाहित किए गए हैं। और उत्तराखंड के उसमें कहना चाहूंगा कि धामी सरकार ने पूरे देश के अंदर एक नई नजीर पेश की है, चाहे वो यूसीसी हो, चाहे नकल विरोधी कानून हो, इन सब को लेके जो नया कीर्तिमान स्थापित किया है जो देश के लिए नजीर है। वैसे जो ये संकल्प पत्र है ये विकसित भारत के आने वाले कई दशकों तक एक बेहतरीन रोड मैप के साथ दिखाया गया है और जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास की बात हो रही है। और इस जो संकल्प पत्र जारी किया है इससे जो मोदी की गारंटी है, जो आम भाषा में प्रचलित होगी मोदी की गारंटी है, उसमें ये समाहित है और इससे लोगों का भरोसा बढ़ेगा। तो ये सेमवाल जी थे जिनका कहना है कि जो हामी के द्वारा जो काम राज्य में किए गए उनको भी संकल्प पत्र में लिया गया है। इससे कहीं न कहीं उत्तराखंड सरकार का भी जो इसमें संकल्प पत्र में उत्तराखंड के जो कार्य है सरकार के द्वारा किए गए हैं उनको समाहित किया गया, देश भर में लागू किए जाएंगे। इससे मोदी की जो गारंटी है, मोदी ने जिन जिन चीजों की गारंटी दी है उन पर जनता मोहर लगाएगी और जनता उससे खुश है। और इस संकल्प पत्र को लेकर के अब जन जन तक भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रत्याशी जाने वाले हैं। तो इसमें एक दो लोगों से और जानकारी लेते हैं कि जो संकल्प पत्र में उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनको समाहित करने के पीछे क्या राज है। ठीक है पवन, जल्दी से एक कमेंट ले लीजिए क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है, तो जल्दी से एक कमेंट ले लीजिए। पत्र में लागू करने की बात कही गई है, किस रूप में देखते हैं? देखिए, उत्तराखंड सरकार जो हमारे समय माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार चल रही है, उन्होंने अभी 2022 में जनता से जो जो वायदे किए थे उसमें यूसीसी था उसको लागू कर दिया गया है उत्तराखंड में, और नकल विरोधी कानून था उसको लागू कर दिया गया है, धर्मांतरण कानून था उसको लागू कर दिया गया है। और यूसीसी यानी कि सब धर्मों को, सभी वर्गों को, सभी संप्रदायों को एक समान अधिकार, एक समान उनके कर्तव्य। तो मैं सोचता हूँ सबके लिए एक समानता का कानून है और मैं सोचता हूँ इससे सभी वर्गों को लाभ मिलने वाला। ये लखपति दीदी को भी इस जो मैनिफेस्टो में जो आपके संकल्प पत्र में लागू किया गया है कि केंद्र में फिर से मोदी सरकार बनेगी, तो लखपति दीदी जो योजना है उसको देश भर में लागू किया जाए, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा वो है, हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा जो ये निर्णय लिया गया था, अगर उसको हमारी संकल्प पत्र में, राष्ट्रीय संकल्प पत्र में समाहित किया गया है कि इसका मतलब है राज्य में तो उस दिशा में काम हो ही रहा है। और जैसे कि हमारे भाजपा की नीति रही है कि 50% आबादी को उनका संपूर्ण हिस्सा मिले, उसी नाते हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने इसको इसमें सम्मानित किया और माननीय मोदी जी ने इसमें से रखा है। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इससे संपूर्ण देश की जो भी हमारी महिलाएं हैं, हमारी जो मातृशक्ति है, उसको बहुत फायदा मिलेगा। और ये दर्शाता है कि हमारी धामी जी की जो सरकार ने जो हमारे लिए यहाँ काम करा था वो उसकी पीठ थपथपाता है, क्योंकि वो दोनों चीजें इसके अलावा यूसीसी, नकल विरोधी कानून वगैरह इसमें शामिल किया। ठीक है। तो भारतीय यहाँ के लोगों का भी यही कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र बनाया है वो कहीं न कहीं देश को अग्रणी जो देश को जो 2047 तक जो विकसित राष्ट्र। ठीक है पवन, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान तीरथ सिंह रावत ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की। इसी कड़ी में उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में उनका टिकट कटने पर भी प्रतिक्रिया दी, लेकिन तीरथ सिंह रावत टिकट कटने को लेकर किए गए सवाल के जवाब में काफी असहज नजर आए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में किसी का टिकट नहीं काटा जाता है, बल्कि जिम्मेदारियां तय की जाती हैं। उनसे जब पूछा गया कि आप मोदी सरकार की इतनी तारीफ कर रहे हो, आपने इतने काम गिना दिए और उसके बावजूद भी आपको मुख्यमंत्री बनाकर हटा दिया गया, उस पर उन्होंने बोला कि टिकट काट के आपकी सांसदी से छीन ली गई, तो आप बार बार आपके साथ ही ऐसे हादसे क्यों हो रहे हैं। इस पर तीरथ रावत ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि भगवान का करे हादसा, ऐसा हादसा किसी के साथ हो, अगर
आगे उन्होंने कहा कि अप्रत्याशित रूप से अगर घटनाओं की बात करें तो वह उत्तर प्रदेश में बहुत कम उम्र में एमएलसी रहे और वहां पर एक समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए। लगातार संघर्ष करते हुए वह मंत्री बने और प्रदेश में संगठन में कई पदों पर भी रहे। उन्होंने कहा कि वह प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी पदों पर रहे। इसके बाद उन्हें राज्य के बाहर अन्य प्रदेशों का प्रभारी बनाया गया। इस तरह से अप्रत्याशित रूप से पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारियां दी और अगर अप्रत्याशित रूप से कोई जिम्मेदारी वापस ली भी जाती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। काटा का करता थोड़ी ना है। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना, लोकतंत्र से चलने वाली एक पार्टी, कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता के नाते, और हम तो पहले भी कार्यकर्ता, एक सिपाही के नाते, और राष्ट्र हमारे सामने पहले, क्यों है ना, हमारा फंडा राष्ट्र पहले है, देश हित पहले है, क्यों, पार्टी सेकेंडली और नेता तो थर्ड में हमारे यहाँ, क्यों उसे उत्तराखंड में फिर एक बार दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कार के नदी में गिरने से 2 भाइयों समेत 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शवों को नदी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। कोतवाली पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत बागेश्वर, घरमघर और मोटर मार्ग के भाटनी कोट कफल खेत के पास शनिवार की सुबह एक कार असंतुलित होकर पुंगर नदी में गिर गई। इस हादसे में 2 सगे भाइयों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। सूचना के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आपको बता दें कि स्थानीय लोगों की मदद से शवों को नदी से बाहर निकाला और उसे जिला अस्पताल में बने मोर्चरी में रख दिया गया। कोतवाल की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है। देवभूमि की धरती पर शिक्षा के मंदिर में धर्मांतरण का गंदा खेल चल रहा है और ये खेल खेला जा रहा है नन्हे नन्हे हिंदू बच्चों के साथ। आपको बता दें कि उत्तराखंड के रुड़की में एक प्ले स्कूल में ईद कार्यक्रम के लिए आयोजित किए गए इवेंट में छोटे बच्चों को नमाज पढ़ाया जा रहा है। अभिभावकों ने इस स्कूल के विरुद्ध पुलिस को शिकायत दी है। प्ले स्कूलों में हिंदू बच्चों के हिंदुत्व से तोड़कर इस्लाम के साथ जोड़ना और उनके मन मस्तिष्क के ऊपर एक ऐसी जहर घोलने जो भविष्य में चलकर उनके खतरनाक मंसूबों को इन बच्चों के जरिए अंजाम तक पहुंचाया जा सके। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इसकी गहराइयों में जाएं तो यह बहुत बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा करता है, आपको बता दें। और इस पर ही हमारी खास रिपोर्ट देखिए। बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जैसा चाहे वैसे रूप में ही ढाला जा सकता है। जो संस्कार दिए जाएंगे वो इनके आने वाले जीवन की नींव होते हैं। कहते हैं ना, संस्कार जीवन की नींव है और संस्कृति जीने का रास्ता। सुना है संस्कार ही समाज में चरित्र के आईने होते हैं। आज इस आईने में कुछ धुंधला सा नजर आता है समाज, जैसे संस्कारों पर छाई किसी अधर्म की छाया हो। उत्तराखंड के रुड़की में एक प्ले स्कूल में ईद कार्यक्रम के लिए आयोजन किए गए इवेंट में बच्चों को नमाज पढ़ाया जा रहा है। अभिभावकों ने इस स्कूल के विरुद्ध पुलिस को शिकायत दी। अभिभावकों ने स्कूल पर छोटे बच्चों को भ्रमित करने का आरोप जड़ा है। वो हिंदू हैं और ऐसे में उनके बच्चों को नमाज क्यों सिखाई गई? शिक्षा के मंदिर में शिक्षा की धाराएं बहें, वही ठीक लगता है, न कि धर्म परिवर्तन का धंधा। आखिर देवभूमि उत्तराखंड के अंदर मासूम हिंदू बच्चों के साथ ऐसी नापाक हरकतें क्यों की जा रही हैं? क्या ये देवभूमि को जिहाद के केंद्र के रूप में स्थापित करने और उसकी पवित्रता और अखंडता को तोड़कर हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए किया जा रहा है? प्ले स्कूल में हिंदू बच्चों के हिंदुत्व से तोड़कर इस्लाम के साथ जोड़ना और उनके मन मस्तिष्क के ऊपर ऐसा जहर घोलना जो भविष्य में चलकर उनके खतरनाक मंसूबों को इन बच्चों के जरिए अंजाम तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इसकी गहराइयों में जाएं तो ये बहुत बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। फिलहाल इस पूरे षड्यंत्र से पर्दा उठना अभी बाकी है, मगर अब तक जो कुछ इस वीडियो के जरिए निकलकर सामने आया, इससे साबित होता है कि आज देश में हिंदुत्व और सनातन को तोड़ने के लिए कितना बड़ा रैकेट का कार्य चल रहा है।
अगर इसी के विपरीत हिंदू स्कूलों में मुस्लिम बच्चों को रामायण का पाठ करवा दिया जाता या कहीं गीता की शिक्षा दे दी जाती तो देश में सेक्युलरिज्म का ताना बाना टूटने लगता। हाय तौबा, इस कदर मचाया जाता जैसे मानो उनका धर्म खतरे में आ गया। मगर जब प्ले स्कूल में हिंदू बच्चों को नमाज पढ़ाकर अपने इस्लामी एजेंडे को जब ये इस्लामिस्ट बढ़ावा देते हैं तो वही सेक्युलरिज्म का ढोल पीटने वाले गायब क्यों हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवी नेटवर्क। माँ दुर्गा की छठी शक्ति है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी दुखों का बेड़ा पार करती हैं। जो भक्त माँ कात्यायनी की विशेष आराधना करते हैं उन पर माँ अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। तो कैसे माँ कात्यायनी को प्रसन्न करें, इस रिपोर्ट में देखिए। नौ दुर्गा का छठवां स्वरूप है माँ कात्यायनी। अमोघ फलदायिनी है माँ कात्यायनी। माँ की उपासना से मिलता है मन चाहा वरदान। देवी की छठी स्वरूप की महिमा अपरंपार। इस नवरात्रि के छठवें दिन होती है माँ शक्ति के छठवें स्वरूप माँ कात्यायनी की आराधना। मान्यताओं के अनुसार माँ कात्यायनी की विशेष उपासना से रोग, शोक, संताप और भय का नाश होता है। आज के दिन माँ को प्रसन्न कर लिया तो जाने अनजाने हुए अपराधों के लिए क्षमा कर देती है माँ। तभी तो कहते हैं देवी के षष्ठम स्वरूप की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं माँ के इस परम अद्भुत रूप की महिमा क्या है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के घर पर हुआ था, इसलिए इन्हें कात्यायनी कहते हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। चार भुजाओं में अस्त्र शस्त्र और कमल का फूल धारण किए हुए सिंह पर सवार है माँ कात्यायनी। ये ब्रिजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। गोपियों ने कृष्ण को पाने के लिए इनकी पूजा की थी। विवाह से जुड़े मामलों में माँ कात्यायनी की पूजा बेहद शुभ होती है। माँ कात्यायनी की कृपा से योग्य और मनचाहा पति मिलता है। अपने स्वरूप में देवी माँ अपने भक्तों की हर मनोकामना की पूर्ति करती है। लेकिन आपका विवाह और प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन से जुड़ी कोई समस्या है, ये नवरात्र में माँ कात्यायनी की आराधना से विशेष लाभ मिलता है। माँ कात्यायनी का अद्भुत मंत्र, चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना, कात्यायनी शुभम ददया देवी दानव खातिनी। इनकी उपासना से, आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। प्रोग्रामिंग डेस्क, एमबी नेटवर्क। चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना, कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी।
गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी शराब बांटकर चुनाव जीतना चाहती है, जिसका ताजा उदाहरण कल लोकसभा क्षेत्र में पकड़ी गई 9000 शराब की पेटियां हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी को पूरा सरकारी संरक्षण मिल रहा है और सरकारी मशीनरी की मिली भगत से ही इतनी अधिक मात्रा में शराब पहाड़ों तक पहुंचाई जा रही है। बीजेपी शराब के बल पर चुनाव को जीतना चाहती है, जबकि शिकायत करने के बाद भी प्रशासनिक अमला उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आखिर चुनाव जीतने के लिए उन्हीं तौर तरीकों पर आ गए जिन तौर तरीकों के लिए वो कुख्यात हैं। कल सुबह मुझे किसी गुप्त सूचना के आधार पर ये पता चला कि सतपुली में जो शराब का बॉटलिंग प्लांट है, वहाँ परसों रात को कई ट्रकों से कई हजार शराब की पेटियां आई हैं। मैंने तत्काल वहाँ अपने कार्यकर्ताओं को इस बात के साथ वहाँ भेजा कि आप लोग वहाँ पर पैरवी करिए और मैं तब तक जिला प्रशासन और अन्य जगहों से बात करता हूँ और वहाँ पर जांच कराते हैं। हमारे सब कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे। तमाम जगहों खटखटाने के बाद कोई किसी ने कुछ नहीं किया। ये निश्चित रूप में आबकारी विभाग के कमिश्नर के देखरेख में ये सब हुआ है और शराब बांटकर चुनाव जीतने की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की मंशा है। इसलिए मेरा ये स्पष्ट आरोप है कि ऐसे कमिश्नर को जो राजनीतिक कार्यों में हिस्सा ले रहे हैं और शराब बंटवाने के काम में संरक्षण दे रहे हैं, इनको तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए